नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट करें? करें बच्चा? हाँ जी करो। नहा तो लिए होगे आप। और जैसा कि मेरी क्लास की कंडीशन ये है कि आप बिना नहाए मेरी क्लास नहीं देख सकते हैं। मॉर्निंग में क्लास देखा करो, अर्ली मॉर्निंग। मैं भी मॉर्निंग में ही रिकॉर्ड करता हूं और नहाने के बाद ही क्लास देखनी है। ये नियम है हमारी क्लास का। ठीक है सर। इंट्रोडक्शन का हमारा चैप्टर जो है वो भाई मेरे कंप्लीट हो गया था। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊं, भगवान झूठ ना बुलाए, हमारा अगला चैप्टर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नहीं करेंगे। पहले हम करेंगे जिस्ट ऑफ जीएसटी का चार्ट। बुक के साथ में एक चार्ट भी आपको मिलता है और वो चार्ट है आपका ये वाला। आइए जरा यहां पर मेरे साथ यह देखिए। सॉरी। इस चार्ट से पहले हम एक हेलीकॉप्टर व्यू लेंगे पूरे जीएसटी का। आखिर पता तो चले कि जीएसटी दिखता कैसा है। फर्स्ट लुक क्या है जीएसटी का। फर्स्ट लुक से बहुत कुछ समझ में आ जाता है और उसको पूरा देखने के बाद फिर हम थरली एक एक चैप्टर को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको पूना शहर घूमना है, बॉम्बे शहर घूमना है आपने, आप जानना चाहते हो कि उसका वो बना हुआ कैसा है। तो जब तक आप उसका हेलीकॉप्टर व्यू नहीं लेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। वही मैं करना चाहता हूं कि पहले आपको एक पर्टिकुलर शहर को हेलीकॉप्टर में बिठाकर पूरा दिखाऊंगा कि देखो ये रहा यहां पर अंधेरी, ये रहा बोरीवली, ये रहा घाटकोपर, ऐसे पूरा मुंबई शहर घुमाऊंगा। जब ओवरव्यू आपको मिल जाएगा फिर एक एक गली, एक एक रास्ते, एक एक सड़क पर आपको लेकर जाऊंगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी पूरी मिलेगी। तो ये जो हमारा चार्ट है इसमें लगभग पूरा जीएसटी अपना आ जाता है। हम किन किन पॉइंट्स को कैसे कैसे टच करने वाले हैं वो सब देखने को मिलता है। यहां पर जो जीएसटी है मैंने एंटायर जीएसटी को 9 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। 9 पॉइंट्स। और वो 9 पॉइंट्स कुछ ऐसे मूव करते हैं जी साहब, ऐसे यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे करते करते हम क्लॉक वाइज यू घूमते चले जाएंगे। हमें आदत ही ऐसी डालनी है कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हों या फिर हम किसी प्रैक्टिकल लाइफ की क्वेरी को डिस्कस कर रहे हों, हमारा दिमाग ऐसे ही घूमना चाहिए क्लॉकवाइज। पूरे जीएसटी को हम लोग लिंक करके पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मालिक इस डायग्राम में क्या लिखा है। यहां हम जानते हैं कि जीएसटी लगने के लिए गुड्स या सर्विस का होना बहुत जरूरी है। अगर यह नहीं होगा तो जीएसटी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जब गुड्स या सर्विसेज आपका आ जाता है तो हमें देखना होगा कि कौन सा गुड्स है, क्या सर्विस है और क्या कुछ भी नहीं है। अगर कोई ट्रांजैक्शन या कमोडिटी कुछ भी नहीं है, ना गुड्स ना सर्विसेज, तो क्या जीएसटी की बात हो सकती है? नहीं हो सकती। उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। आगे कोई बात उससे नहीं की जाएगी, गेम में से आउट वहीं से कर दिया जाएगा। अगर गुड्स या सर्विस बन जाता है तो उसके साथ हम अगला राउंड खेलेंगे। अगले राउंड में बताया जाता है कि यह सप्लाई है और यह सप्लाई नहीं है। सप्लाई है तो थर्ड राउंड में जाएंगे खेलने के लिए, और अगर सप्लाई नहीं है तो यहीं से आउट, बैक टू पवेलियन यहीं से करवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो हमें यहां पर यही सिखाया जाएगा कि क्या सप्लाई है, क्या सप्लाई नहीं है। उसके बाद बात को और आगे बढ़ाते हैं। फिर खेल शुरू होता है इंट्रा स्टेट का और इंटर स्टेट का। यहां यह बताया जाता है कि देखो भाई, आपकी गुड्स या सर्विस भी है, सप्लाई भी बन गई है, अभी ये तो बता दो यार वो इंट्रा स्टेट है या फिर इंटर स्टेट है।
अगर इंट्रा है सीजीएसटी एसजीएसटी लगाए जाएंगे, इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी की बात होगी, और इंटरस्टेट में अगर एक्सपोर्ट हुआ तो जीएसटी की बात ही नहीं होगी, बात यहीं खत्म, क्योंकि हम डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो या तो 3 नंबर से बाहर हो जाएगा या फिर अगला राउंड खेलेगा अगर 3 नंबर से बाहर नहीं हुआ तो। अब बात कहां तक आ गई है, गुड्स या सर्विस होनी चाहिए, उसकी सप्लाई भी होनी चाहिए, इंट्रा या इंटर हो, और वो सप्लाई एक टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होनी चाहिए। अगर ये सप्लाई इंट्रा या इंटर टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होती है तो जीएसटी लगाया जा सकता है, वरना नहीं लगाया जा सकता। तो चौथे गेट पर आकर, चौथे बॉक्स पर आकर हमें यही सीखने को मिलेगा कि क्या यहां पर टैक्सेबल पर्सन कौन होता है और कौन टैक्सेबल पर्सन नहीं होता है। अगर सप्लाई नॉन टैक्सेबल पर्सन के हाथों से हुई है तो बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, आगे हम जाएंगे ही नहीं। बैक टू पवेलियन, जीएसटी द एंड। लेकिन अगर वो टैक्सेबल पर्सन के हाथों से हो रही है तो हमें आगे बढ़ के देखना पड़ेगा कि कहीं वो एग्जेम्प्ट तो नहीं है। अगर वो एग्जेम्प्ट है तो 5वें गेट से बाहर, नहीं तो फिर जीएसटी लगाया जाएगा। एग्जम्पशंस की बात करें तो 100 तरह की सर्विसेज आपकी एग्जेम्प्ट होती हैं, और भगवान झूठ ना बुलाए, करीब 150 तरह के गुड्स आपके ऐसे हैं जो कि एग्जम्पशन के शिकार हैं। ये जो गुड्स की एग्जम्पशंस हैं ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होती, लेकिन जो सर्विसेज वाली एग्जम्पशंस हैं लगभग 100 हैं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, हम पढ़ के चलेंगे। तो यहां तक आते आते ये डिटरमिन हो जाता है, ये तय हो जाता है कि जीएसटी लगना है या नहीं लगना है। तो अगर लगना है तो जीएसटी यहां तक तय हो जाता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, और इवन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि कुछ एक्टिविटीज हमारी सप्लाई नहीं मानी जाती हैं, यहां से बाहर निकाल दी जाती हैं। कुछ सप्लाई हमारी एग्जम्पशन के गेट से बाहर निकलती है। सब दोनों में फर्क क्या है कि किसी सप्लाई को, किसी एक्टिविटी को सप्लाई ना मानना, और दूसरा है कि उसको सप्लाई तो मान लिया पर एग्जेम्प्ट कर दिया। यानी गेट नंबर 2 से और गेट नंबर 5 से बाहर निकलने में अंतर क्या है। देखिए, दोनों में कॉमन बात तो यह है कि जीएसटी नहीं आएगा, चाहे 2 नंबर से निकले चाहे 5 नंबर से, जीएसटी तो नहीं आने वाला है। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के सर के बाल उड़ जाते हैं। बाल उड़ने का मतलब यह है कि जड़ समेत बाल खत्म। जब उसकी बालों की रूट्स ही नहीं है तो क्या भविष्य में कभी बाल उग सकते हैं? नहीं उग सकते। और एक दूसरा केस ये होता है कि जैसे मैं, मेरे बाल भी हैं, जड़ें भी हैं अच्छे से, लेकिन मैं अपने बालों को शेव करा देता हूं, इन पे रेजर चला देता हूं, तो बिल्कुल साफ मैदान हो जाएगा, है ना? हां बोलो, हाँ सर जी। लेकिन रेजर चलाने में और जो पहले से टकला है, मतलब जड़ें नहीं है उसकी, बिल्कुल साफ मैदान है, उसमें फर्क क्या है? दिखने में दोनों ही साफ मैदान है, लेकिन फर्क यह है कि मेरे बाल वापस उग आएंगे क्योंकि रूट्स इनके अंदर है। लेकिन जिसके बाल खत्म हो चुके हैं, रूट्स ही नहीं है, उसके बाल कभी भी नहीं उगेंगे। तो सरकार यह देखती है कि कौन सी ऐसी सप्लाई है जिस पर वो ना तो आज जीएसटी की डिमांड कर रही है सरकार, और ना ही भविष्य में जीएसटी की डिमांड करने वाली है। जिस बात को लेकर सरकार इतनी पुख्ता है, इतनी स्ट्रांग है कि ना लिया जीएसटी ना लेंगे कभी, जाओ। तो ऐसी हरकतों को, ऐसी सप्लाईज को उन्होंने सप्लाई नहीं बनने दिया, सप्लाई से बाहर निकाला, रूट ही निकाल कर फेंक दी। लेकिन जिनमें सरकार को ऐसा लगता है कि आज भले ही वो एग्जेम्प्ट है, कल को हमारी इस पर ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, इसको टैक्सेबल भी हम कर सकते हैं। अगर टैक्स नहीं ले रहे पर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि पहले वाले केस में था, तो वैसे वाले सिचुएशन में सरकार क्या करती है, उसे रूट तो जमा देती है, सप्लाई तो बना देती है, लेकिन उसे एग्जेम्प्ट कर देती है।
इसका मतलब यह कि सरकार जब चाहे उन बालों को उगा सकती, क्योंकि उनके रूट्स तो पहले से मौजूद हैं। अब जैसे मान लीजिए शमशान घाट, मॉर्चरी हाउस जो होता है, वहां मृत व्यक्ति को, एक डिसीज्ड पर्सन को जलाने, दफनाने या किसी और तरह से उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ पैसे लिए जाते हैं, 3-4 हजार रुपए की लकड़ी वकड़ी के जो भी जलाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। क्या उस क्रिया के लिए, उस काम के लिए जो 3-4 हजार रुपए लिए गए, उस पर जीएसटी होना चाहिए शमशान घाट में? द आंसर इज नो। क्योंकि जिस व्यक्ति का वो परिजन था जो इस दुनिया में नहीं है, उसके जो सगे संबंधी हैं उसको लेकर जाते हैं, वहां अंतिम संस्कार करके आते हैं, जो पर्ची मिलती है, अगर उस पर पर्ची पे जीएसटी लिखा मिल गया ना, तो एक बार तो वो भी जिंदा उठ जाएगा जो मर गया था। क्या कर क्या रहे हो तुम, तरीका है तुम्हारा कोई? तो ये एक ऐसा संवेदनशील मामला है जहां सरकार ना तो आज जीएसटी ले रही है और ना ही सरकार को ऐसा लगता है कि कभी भविष्य में जीएसटी लेंगे भी हम इस पे। उसको सप्लाई ही नहीं बनने दिया, रूट निकाल कर फेंक दी कि छोड़ो यार। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए अस्पतालों की सर्विस है, आज भले ही एग्जेम्प्ट है, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा एग्जेम्प्ट ही रहेगी ये। तो इसलिए सरकार ने ऐसी चीजों को, हल्की चीजों को यहां से बाहर निकाल दिया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हां बोलो। हां हां सर जी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब जीएसटी एक बार लग जाता है तो फिर यह तय करना होता है कि भाई उसका अमाउंट कितना होगा। बिल्ली के गले में घंटी बंधेगी, ये बात यहां तक आते आते सेटल हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में घंटी बंधेगी या घंटा बंधेगा, भाई साहब वो नहीं पता। तो यहां बताना होता है कि भाई कितना आपको भरना होता है, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, कितना भरना होता है। तो यहां पर हम जीएसटी कंप्यूट करना सीखेंगे। दो मेथड होते हैं जीएसटी कंप्यूट करने के लिए, एक आता है रेगुलर मेथड, एक आता है कंपोजिशन मेथड। रेगुलर ही होता है। कंपोजिशन छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े कंप्लायंस को पूरा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सरकार ये बोलकर चलती है कि ठीक है भाई, हम आपको यहां पर ना कंपोजिशन स्कीम दे रहे हैं, आप बड़े साधारण से तरीके से अपना जीएसटी भरते रहिएगा, मस्त मौज बहार तरीके से, आपके ऊपर कंप्लायंसेस का लोड हम नहीं आने देंगे। ऐसा सरकार यहां पर बोलकर चल रही है। देखेंगे क्या क्या है। जब यह डिटरमिन हो जाएगा कि भाई साहब जीएसटी कितना भरना है, बिल्ली के गले में घंटी बंधेगी, घंटा यह डिटरमिन हो चुका है, लेकिन भाई साहब बांधेगा कौन? कौन बांधेगा बे? तो यहां पर हमें यह देखना है कि सप्लायर जीएसटी भरेगा या रेसिपिएंट जीएसटी भरेगा। नॉर्मली जो करता है सो भरता है, तो सप्लायर को ही जीएसटी भरना पड़ेगा, लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस के अंदर सप्लायर जीएसटी का पेमेंट नहीं करेगा, बल्कि जो रेसिपिएंट आदमी है ना भाई, वो यहां जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा। रेसिपिएंट आदमी, इसे बोलते हैं, जब रेसिपिएंट आदमी जीएसटी का पेमेंट करता है तो इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। उल्टी गंगा बहा देते हैं हम लोग। ऐसा कब होता है सर? होता है कभी कभी, जैसे जब सप्लायर के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं होता। मान लीजिए मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस अपनी कर रहा हूं, सप्लायर ओवरसीज बैठा हुआ है, मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे वाले मामले के अंदर हम यही कहते हैं कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सप्लायर से ना सही रेसिपिएंट से जीएसटी ले लेते हैं। तो पहली पसंद कमला पसंद में ये आएगा, और स्पेसिफाइड सिचुएशंस में आरसीएम लगा दिया जाता है। करीब 25-30 सर्विसेज हैं और 7-8 तरह के गुड्स हैं जिन पर की रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म अप्लाई किया जाता है। रिवर्स चार्ज कोई शौक नहीं, एक मजबूरी है। ओवरसीज में बैठा हुआ सप्लायर, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मैं रेसिपिएंट से ही जीएसटी यहां पर ले लेता हूं, ये एक मजबूरी है। ठीक है सर जी। और रिवर्स चार्ज का एक नियम जरूर यह है कि जब आप ये रिवर्स चार्ज का नियम कानून बना रहे हो तो इतना जरूर ध्यान रखना कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। आप उस रेसिपिएंट का चुनाव करना, उसको पकड़ना जहां से खुशी खुशी आपको जीएसटी का पेमेंट मिल जाए। अलग अलग टाइम पर इस अपनी बात को मैं प्रूफ करता रहूंगा कि मैंने क्या बोला अभी ये, ठीक है। अच्छा जी, फिर जब ये तय हो जाता है कि घंटी बंधेगी या घंटा, और कौन बांधेगा ये भी तय हो गया। अब फर्क पड़ता है कि भाई ये घंटा
कब बंधेगा, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे इंडिया में अलग अलग डे आते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे, चॉकलेट डे, स्लैब डे, रेप्टा डे, बहुत सारे डे आते हैं। यहां तक कि डॉगी का भी डे आता है, मन्ना डे, बहुत सारे डे हैं। तो ऐसे ही एक आता है सप्लाई डे, सप्लाई डे, सप्लाई डे। इधर है भाई साहब, इधर सीधे, कमर सीधी, हाँ सीधे बैठना है आपने। देखो मेरे पास देखो यहां पर ये स्टूल भी है, मैं आपको बताऊं, भगवान झूठ ना बोला, ये रहा स्टूल। क्या मैं इस स्टूल पर बैठकर पढ़ा नहीं सकता? नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं बैठ गया तो मेरा बच्चा लेट जाएगा। अगर मैं खड़ा हूं तो कम से कम तुम बैठे तो हो, इसीलिए मैं खड़ा रहूंगा कि कम से कम तुम बैठे तो हो। मैं तुम्हें लिटाना नहीं चाहता, मेरे बैठते तुम लेट जाओगे, इसलिए कमर सीधी एकदम। मेरी भी सीधी है, ये देखो मैं खड़े होकर बात पढ़ाता हूं, मैं कभी नहीं बैठता ना जी साहब। सप्लाई डे, अब होता क्या है, सप्लाई डे का इंपॉर्टेंस क्या है कि यहां पर आकर ना, जैसे मान लीजिए अगर आपका सप्लाई डे किसी पर्टिकुलर मंथ में आया है, से इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो आपकी जीएसटी भरने की जो ड्यू डेट पड़ेगी वो अगले महीने की 20 तारीख पड़ेगी, 20 दिसंबर यहां पर आकर पड़ेगी। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है राधे। तो यह जानना जरूरी है कि मेरा सप्लाई डे कौन सा पड़ा। सप्लाई ही वो क्रूशियल इवेंट है, वो टैक्सेबल इवेंट है जिसकी वजह से जीएसटी का जन्म होता है। जीएसटी की माता जी का नाम सप्लाई है। लेकिन सप्लाई का डे कौन सा है, क्योंकि जब डे आएगा उसी पर बेस्ड होकर हमारा जीएसटी का पेमेंट हमें सरकार को देना होता है। जिस दिन एग्रीमेंट किया उसे बोलेंगे सप्लाई डे, जिस दिन इनवॉइस किया वो सप्लाई डे है, जिस दिन पेमेंट हुआ वो सप्लाई डे है क्या, जिस दिन माल डिस्पैच किया वो सप्लाई डे है क्या, जिस दिन हमने उस रेसिपिएंट आदमी ने रिसीव कर लिया वो सप्लाई डे है क्या, कौन सा है सप्लाई डे? यही चीज सिखाई जाएगी आपको यहां इस चैप्टर में। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो इससे पता लगेगा जीएसटी का पेमेंट कब किया जाता है। उसके बाद आपके कुछ कंप्लायंसेस यहां देखने को मिलते हैं। इनवॉइस, IM, RRR, ये आपको देखने को मिलता है। I का मतलब है इनवॉइस, M का मतलब है मैनर ऑफ पेमेंट, RRR का मतलब है रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड, रिफंड्स एंड रिटर्न्स। तो ये सारी बात अपनी हम यहां पर देखने वाले हैं, और इसी तरह से आपका ये जीएसटी का जो चार्ट है कंप्लीट हो जाएगा और आपकी चेन भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाएगी। हम अपने पूरे जीएसटी का जो डिस्कशन है इसी फ्लो में करने वाले हैं। कंप्लायंस सीखने के बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट वाले चैप्टर्स और आते हैं, अपील, डिमांड, रिफंड, एंड उसके बाद बाबू मेरे बात यहां पर खत्म हो जाती है। ये इस तरह से हम अपनी बातों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस हेलीकॉप्टर व्यू की। एक बेहद जरूरी सूचना मैं आपको दे रहा हूं, हम अगली तीन मान लो 3 क्लास तक हेलीकॉप्टर व्यू ही पढ़ेंगे। आपको कोई नोटिंग वोटिंग करनी है, जो मैं नोटिंग करूंगा आपको अवेलेबल तो होगी ड्राइव पर, नो डाउट। आप उसे अपने रजिस्टर में मेरे साथ साथ या बाद में नोट कर सकते हैं। रजिस्टर में नोट करना है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो ये एलिमेंट्री लेवल की बातें, इनिशियल लेवल की जो बातें, शायद इनको देखने की रिवीजन के दौरान जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप अपने हाथ से इन बातों को नोट जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए यहां से करते हैं शुरुआत मेरे बच्चा। ये गेट नंबर 1 मेरा यहां पर आ जाता है। तो सबसे पहले यहां पर आकर देखते हैं भाई कि गुड्स जो है वो किसे कहते हैं। गुड्स का जो डिस्कशन है ये हमारा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नॉर्मली गुड्स क्या है, तो कहने वाले कह गए एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, किसी भी तरह की चालू चीज गुड्स यानी कि माल कही जाती है। अच्छा लिख दूं? हाँ लिख दो सर जी। तो लिखते हैं यहां पर हम अपनी बात कुछ ऐसे करके। हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे गेट नंबर
1। ठीक है मालिक? हाँ सर ठीक है। और यहां पर कहा गया है कि विच कैन बी मूव्ड, जिसे मूव कराया जा सकता हो उसे मूवेबल कहा जाता है। आज से 8-9 साल पहले की बात है, फेस टू फेस बैच चल रहा था, सेंट्रल एक्साइज पढ़ाया जा रहा था, उसमें यही पढ़ा रहा था, उसमें भी मूवेबल आता है कि मूवेबल किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहते हैं, वैसी बात चल रही थी। तो मैं बता रहा था कि देखो बिल्डिंग की लिफ्ट होती है, एस्केलेटर्स होते हैं, ये सभी इमूवेबल हैं। तो एक बच्चे ने क्वेरी पूछी कि सर बिल्डिंग की लिफ्ट इमूवेबल, सर घूमती तो है, मूव तो करती है। सर एस्केलेटर मूव तो करता है सर एस्केलेटर। बात तो बिल्कुल ठीक थी उसकी। तो इसका मतलब सिर्फ ये जो शब्द लिखे हुए हैं विच कैन बी मूव्ड, क्या ये शब्द गलत है? गलत नहीं, अधूरे हैं। विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो घूम सकती हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकती हो, कुछ ऐसे करके। बिल्डिंग की लिफ्ट अपनी ही जगह पर घूम रही है तो इसे घूमना नहीं कहते। जानवर को भी रस्सी से बांध दिया जाता है तो वो भी कुछ दूरी में घूम लेता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मूवेबल है, वो बंधा हुआ है, वो फिक्स है। मूवेबल वो है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हो। तो बिल्डिंग की लिफ्ट ऐसा नहीं हो सकता कि आज इस बिल्डिंग में है, इस टावर में है, और वो निकल के कल को दूसरी टावर में पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो आपकी इमूवेबल ही है। विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब एक और सवाल आता है निकल के, सर यहां पर आकर एक थी वर्गो इंडस्ट्रीज, और वर्गो इंडस्ट्रीज को एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बड़ा सा स्टोरेज टैंक बनाने का, और कॉन्ट्रैक्ट देने वाली थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो यहां से क्या था कि वर्गो इंडस्ट्रीज अपने प्रीमिसेस से स्टोरेज टैंक बनाने के लिए जो मोटी मोटी भारी भारी प्लेट्स चाहिए होती हैं, नट बोल्ट, वो सब लेकर क्लाइंट की साइट पर पहुंचते हैं। और यहां पहले एक सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और उस विशालकाय बड़े से स्टोरेज टैंक को बनाने का काम शुरू हो जाता है। वो इतना बड़ा टैंक था, इतना बड़ा था, मैं क्या बताऊं, कि उसको यहां जमीन में इस फाउंडेशन पर फिक्स करने की जरूरत नहीं थी। वो अपना ही वजन उसका इतना ज्यादा था कि वो यूं ही टिका रहेगा इस फाउंडेशन के ऊपर। तो ऐसे स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज, नट बोल्ट की मदद से वो ह्यूज स्टोरेज टैंक तैयार किया जाता है। इसकी जो हाइट थी वो थी 60 मीटर। इसकी जो विड्थ थी वो थी, सर जी यहां पर आकर भगवान झूठ ना बुलाए, 100 मीटर। भाई साहब, इतना लंबा चौड़ा टैंक बनाया। हाँ, मुझे बताइए क्या ये मूवेबल है या नहीं है? सर देखिए, मूवेबल की डेफिनेशन में अब तक हमने क्या निकाला, विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो क्या इसे आज अगर ये जयपुर राजस्थान में है तो क्या इसे जयपुर से जोधपुर मूव कराया जा सकता है? देखिए, मूव तो करा सकते हैं, लेकिन मूव कराने के लिए इसके अंग भंग करने पड़ेंगे। मतलब से कि डिसमेंटल करना पड़ेगा। डिसमेंटल करके तो जा सकता है, नट बोल्ट खोलने पड़ेंगे, प्लेट्स अलग करनी पड़ेंगी। यहां डिसमेंटल होगा, वहां फिर असेंबल होगा। तो डिसमेंटल करना पड़े फॉर द मूवमेंट, तो क्या ऐसे को मूवेबल कहोगे या नहीं? तो कहने वाले कहेंगे कि सुनो जरा हमारी बात, ऐसा नहीं है। विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो भी विदाउट एनी डिसमेंटलिंग। कोई किसी प्रकार की डिसमेंटलिंग नहीं होनी चाहिए, बिना डिसमेंटलिंग के जा सकता हो।
गाड़ियों के पीछे लिखा होता है देखो मगर प्यार से, तो यह भी मूव हो सकता हो मगर प्यार से। जबरदस्ती ले जाना पड़ा, घसीट कर, खींच कर, तोड़कर, फोड़कर, कूटकर, मारकर, तो उसको जाना नहीं कहते, मूवेबल नहीं कहते। जो प्यार से खुद चलने को तैयार हो उसे मूवेबल यानी कि चालू कहा जाता है। ठीक सर जी। तो ये फाइनली जो आपका टैंक है ये थर्ड कंडीशन पूरा नहीं कर पा रहा, ये एज सच बिना डिसमेंटलिंग के नहीं जा पा रहा है, इसलिए इसको ठप्पा दिया जाता है इमूवेबल का ऐसे करके। ठीक सर जी। अब ये जो डिसमेंटलिंग वर्ड है इसका सही मायना क्या है, अब मेरी बात समझिएगा। यहां पर मेरे सामने ना एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है, स्प्लिट एसी है। ये स्प्लिट एसी आपका मूवेबल है या इमूवेबल है, ये वॉल के साथ फिक्स कर दिया गया है। अगर इसे यहां से हटाना है तो 4 नट बोल्ट खोलने पड़ेंगे, दीवार से अलग होगा, देन इट कैन बी मूव्ड। माई पॉइंट इज दिस कि क्या इसको दीवार से अलग करना, दीवार से जुदा करना, क्या यह डिसमेंटलिंग है? डिसमेंटलिंग का मतलब होता है अंग भंग करना। आप बताइए, एसी को अगर दीवार से अलग किया जाए तो क्या एसी का खुद का कोई अंग भंग होता है? नहीं होता है। नटबोल्ट खोल देने से कोई अंग भंग नहीं होता। जानवर को रस्सी से आजाद अगर कर दिया जाए तो जानवर का कोई अंग भंग नहीं होता है। बंधा हुआ जानवर है, रस्सी से बंधा हुआ था, चेन से बंधा हुआ था, चेन खोल दी, रस्सी खोल दी, वो आजाद, तो इसका मतलब थोड़ा ना डिसमेंटलिंग हो गई, कोई डिसमेंटलिंग यहां पर नहीं है। तो ये जो आपका यहां पर एसी है, लाइक अपना ये वाला क्या बोलते हैं, स्प्लिट जो एसी यहां लगा हुआ है, ये स्प्लिट एसी आपका स्टिल मूवेबल है, ऐसे करके बोल दिया जाता है। आपने साइनेज देखे होंगे, साइनेज जो होता है ना, लाइक पेट्रोल पंप वगैरह के आगे वो बड़ा सा पोल होता है, उस पर वो बोर्ड लगा हुआ होता है। सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन होता है, उसमें एक पोल लगाया जाता है, पोल के ऊपर उस बोर्ड को, बैकलिट बोर्ड होता है, उसे टांगा जाता है। बताइए, फाइनली एज ए होल द कंप्लीट साइन बोर्ड या साइनेज मूवेबल या इमूवेबल। अगर मुझे मूव कराना हुआ तो क्या करना पड़ेगा? जो सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर है उसके 4 नट बोल्ट खोलूंगा, वहां से प्लेट्स हटाऊंगा और वो पूरा का पूरा पोल, झंडा ऊंचा रहे हमारा, बाहर निकल आएगा और फिर उसे मैं मूव करा सकता हूं। तो क्या ये मूवेबल हुआ? which can be moved as such, which can be moved from one place to another place without any dismantling। हां, मूव कर सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता है, लेकिन क्या नट बोल्ट अर्थ से जुदा कर दिया हमने, 4 नट बोल्ट खोलकर उसे स्ट्रक्चर से बाहर निकाल लिया, तो क्या इसमें पोल का कोई अंग भंग हुआ? नहीं हुआ। 4 नट बोल्ट खोलना कोई अंग भंग नहीं है, पोल अपने आप में पूरा साबुत है। इसलिए उस साइनेज को भी हम यहां पर बुलाते हैं मूवेबल। अच्छा जी। और पूछिए सर, सिनेमा हॉल की जो चेयर होती है वो कैसी है? सिनेमा हॉल की जो चेयर है, नट बोल्ट उसमें लगे हुए होते हैं, मूवेबल या इमूवेबल? सर प्रैक्टिकली दिखने में तो प्राइमा फेसी इमूवेबल है, बट अगर हमें उसे मूव कराना पड़ा तो 4 नट बोल्ट उसके पैरों से खोलने पड़ेंगे और वो कुर्सी आपके पीछे पीछे तलने को तैयार हो जाएगी कि बाबूजी लो मैं आ गई। लेकिन 4 नट बोल्ट जमीन से खोलकर जमीन से अलग करना क्या अंग भंग करना है? क्या इसमें चेयर का अंग भंग हुआ? नहीं हुआ रे। हां, मूव कराने के लिए अगर उसका आर्म रेस्ट अलग करना पड़ता, उसकी लेग्स अलग करनी पड़ती, जिन कंपोनेंट से मिलकर वो प्रोडक्ट बना है उनको ब्रेक करना पड़ता, उनको तोड़ना पड़ता, उनको हटाना पड़ता, तो डिसमेंटलिंग होती, कोई अंग भंग नहीं हुआ रे। तो यहां पर आकर जो सिनेमा हॉल की जो चेयर है ना भाई, ये भी आपकी यहां पर बोली जाती है, मेरे भूरा, मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, क्या भला सर जी? सर इसको यहां पर बोला जाता है, आकर इसे हम इसे सर जी हम मूवेबल के नाम से जानकर चलते हैं। यहां पर इस प्रकार की बात करी जाती है, ये अपना मूवेबल होता है।
ठीक है जी, हाँ सर एकदम ठीक है। तो आई होप आपको मूवेबल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी डिसमेंटलिंग, दैट इज कॉल्ड एज मूवेबल। राइट है जी, हाँ सर एकदम राइट है। और कौनो दिक्कत वाली बात सर जी यहां पर आकर नहीं है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे, हाँ सर जी एकदम ठीक है। अब जो मूवेबल यहां पर हम देख रहे हैं ना भाई, ये तो यहां पर आ गया कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये तो हमने देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई सारे एग्जांपल्स भी यहां दे रखे हैं, लेकिन कुछ चीजों पे अभी भी हमारा डाउट आ जाता है। जैसे कि मान के चलिए आपका ये ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती हुई फसल, आपने देखा होगा जिधर शुगर मिल होते हैं उधर साइड में ऐसा अक्सर देखने को आता है कि गन्ने की खड़ी हुई फसल ही बेच दी जाती है। टमाटर की खेती हो रखी है, वो टमाटर खेत में लगे हुए हैं, वो जो के त्यों बेच दिए जाते हैं, व्यापारी बिजनेसमैन खुद आता है और तोड़वाकर अपने आप ले जाता है। ऐसा ही होता है, हाँ बोलो हाँ। तो जब खड़ी हुई फसल बेची जा रही है या पेड़ बेच दिए जाते हैं, खेतों के आसपास पॉपुलर के पेड़, शीशम के पेड़ लगा दिए जाते हैं, पेड़ बड़े हो जाते हैं, पेड़ों को बेच दिया जाता है। जब एक पेड़ बेचा जाएगा तो प्रैक्टिकली उसकी जड़ें जमीन में जुड़ी हुई हैं, यहां कोई नट बोल्ट नहीं है। जब पेड़ को निकाला जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके अंग भंग तो जैसी स्थिति दिखती है कि शायद उसका अंग भंग होगा, ऐसा लगता है, पर कभी कभी नहीं भी लगता, जड़ समेत भी उखाड़ा जा सकता है, अंग भंग कौन सा हो रहा है। फाइनली इन चीजों के ऊपर ग्रोइंग क्रॉप्स हो या पेड़ हो या घास हो, इन पर थोड़ा डिबेट हो सकती है कि मूवेबल या इमूवेबल। तो लॉ मेकर ने यहां पर आकर क्लियर कट वर्डिंग्स दे दी और कहा कि इनको कहा जाएगा मूवेबल। इंक्लूडिंग का मतलब होता है मेरे बच्चा ये भी में भी बड़ा राज छुपा हुआ है। मैं मेरी पत्नी को बोलता हूं कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूं, पत्नी खुश हो जाएगी कि वाह 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 वाह। और अगर पत्नी को यह बोल दिया कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं तो गड़बड़ है। तुमसे भी का मतलब कोई और भी है, जो है मैं तो, मेरा नंबर तो दूसरा है, कोई और भी है, वो कौन है कलमुही, चक्कर पड़ जाएगा भाई साहब। तो यहां भी कह रहे कि ये भी एम्फेसाइज किया जा रहा है, ये भी है, डिबेट खत्म करो, इनको भी मैं गुड्स मानूंगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, 2 पॉइंट हो गए, ये भी सब गुड्स हैं। लॉमेकर जितनी ज्यादा बड़ी डेफिनेशन क्रिएट करेगा गुड्स और सर्विसेज की, उतना ज्यादा उसका कवरेज एरिया बढ़ जाता है। हां बोलो हां, ठीक सर। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आता है एक्शनेबल क्लेम। अब ये क्या बवाल है, जरा इस बवाल को भी देख लीजिएगा। एक्शनेबल क्लेम जो होता है मेरे बच्चा, मेरे भूरा, मेरे कबूतर, क्या हुआ करता था मैं आपको बताऊं। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है कॉन्टिंजेंट एसेट। क्या बोला मैंने, कॉन्टिंजेंट एसेट्स होती हैं, एक ऐसी एसेट जिसके बारे में खुद मुझे नहीं पता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लॉटरी का टिकट खरीद लिया, पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी, कंटीजेंसी है। तो कंटिंजेंट एसेट को बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। अनसिक्योर्ड डेट्स, मैंने उधार पैसा दे दिया अनसिक्योर्ड, अब पता नहीं लौट के आएगा कि नहीं आएगा। सिक्योर्ड होता तो लौट के आता, अनसिक्योर्ड का कोई भरोसा नहीं यार, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता भाई साहब, मुझे नहीं पता, अब क्या करूं। अनसिक्योर्ड एक्शनेबल क्लेम है आपका ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस क्लेम, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये सभी आपके कॉन्टिंजेंट एसेट्स होती हैं। अब इन कॉन्टिंजेंट एसेट्स को क्या बोला जाए, गुड्स बोला जाए, सर्विस बोला जाए। देखिए बोलने में तुक्के मारे कुछ भी बोल दो, लेकिन लॉजिक होना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक शानदार सा लॉजिक लगाया कि क्या बोला जाए। खैर मैं आपको बताऊं, थोड़ा इतिहास इसका मैं बताता हूं आपको। शुरुआती दौर में 2016 में आया था मॉडल जीएसटी लॉ, लेटर ऑन फिर उसको बनाया गया रिवाइज्ड मॉडल जीएसटी लॉ, और फिर जो आप पढ़ रहे हैं दिस इज फाइनल जीएसटी लॉ, जो जुलाई 2017 में आया था। तो जब इनिशियली मॉडल जीएसटी लॉ आया था
उसमें एक्शनेबल क्लेम को बोला गया था कि ये कुछ भी नहीं है, ना गुड्स है ना सर्विस है। 2013 में सिक्किम हाई कोर्ट ने भी यही बोला था, एक्शनेबल क्लेम कुछ भी नहीं, जो पता ही नहीं है कुछ है भी कि नहीं, ये कुछ भी नहीं, ना गुड्स है ना सर्विस है, यही बोला था उन्होंने भी ऐसे ही करके मालिक। ठीक है सर जी, फिर क्या हुआ? फिर रिवाइज्ड मॉडल जीएसटी लॉ आया, उसमें बोला कि एक्शनेबल क्लेम एक सर्विस है, जैसे गदर एक प्रेम कथा है, ऐसे ही एक सर्विस है। फिर आपका फाइनल जीएसटी लॉ आया और उसमें आके बोल दिया गया कि ये आपका एक गुड्स है। अच्छा, मैं इस पे डिबेट नहीं करूंगा कि गुड्स वर्सेस सर्विस पे। गुड्स बोलोगे तब भी आधा आधा रेवेन्यू जाएगा स्टेट को और सेंट्रल को, सर्विस बोलोगे तब भी आधा आधा जाएगा। पॉइंट यह है कि इसको गुड्स या सर्विस बनाया ही क्यों? ये तो कई बार ये तो कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं कि ये कुछ भी नहीं है और वास्तव में कुछ है भी नहीं। तो इसके पीछे एक कहानी सुनिएगा। जो एक्शनेबल क्लेम का रूप है बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, इस बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी पर पुराने समय के अंदर एक टैक्स लगा करता था। उस टैक्स का नाम था स्टेट गवर्नमेंट को जाया करता था और नाम भी वही था कि टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग करके। जीएसटी आने पर यह टैक्स सबस्यूम्ड हो गया जीएसटी में। ये जीएसटी में आपका सबस्यूम्ड हो गया है मेरे बच्चा। जब ये जीएसटी में सबस्यूम्ड हो गया है तो स्टेट गवर्नमेंट को परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि साहब हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू आया करता था, अब यहां से ये चला गया, अब नहीं मिलेगा हमें ये पैसा, क्या करेंगे? अच्छा, पुराने ये जो थे बाकी जो फॉर्म थी एक्शनेबल क्लेम की, इन पर जीएसटी नहीं मिलती, मतलब इन पर कोई टैक्स नहीं बनता था। तो गवर्नमेंट वांट टू रिस्टोर द सेम पोजीशन। ये चाहते थे कि जैसा पहले था वैसे ही रहे। ये चाहते थे कि लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पर जीएसटी रहे और बाकी पे ना पहले टैक्स था ना अब टैक्स है। अगर ऐसा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से एक्शनेबल क्लेम को, कॉन्टिजेंट एसेट को आपने गुड्स या सर्विस तो बोलना ही पड़ेगा। इन्होंने एक चुन लिया कि चलो ठीक है गुड्स बोल देते हैं, इसको सर्विस भी बोलते तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि बोलना तो कुछ एक पड़ता ही पड़ता। गुड्स बोल दिया, लेकिन गुड्स तो बोल दिया, पहले गेट पर तो क्वालिफाई करा दिया है और दूसरे गेट पर जाकर गेम खेल दिया। दूसरे गेट पर जाकर बोलेंगे, आगे चल के दिखाऊंगा आपको कि ये जो लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग है ये तो आगे सप्लाई बन जाती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम जो है इनको सप्लाई नहीं बनाया जाता है और उन पर जीएसटी नहीं आएगा। तो जहां पहले टैक्स था वहां आज भी जीएसटी लग जाएगा, जहां पहले टैक्स नहीं थे वहां आज भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो गवर्नमेंट का मोटो ये वाला था, अगर ये जीएसटी ना चाहिए होता तो आज ये कुछ भी ना होता। ये जीएसटी चाहिए था, ये तब हो सकता है जब सप्लाई हो यानी किसी गुड्स या सर्विस की हो, इसलिए इसको यहां पर इन्होंने गुड्स की कैटेगरी में लाके रख दिया है। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते थे, आपका मन कर रहा होगा सर इसको गुड्स ही मत बोलते, इस वाले को इसको बोल देते, तो ये तो गलत हो जाएगा ना कि एक ही चीज को एक ही टाइम पर आप गुड्स कह भी रहे हो और नहीं भी कह रहे हो, है ना। इसलिए गुड्स तो भाई इसको बोल दिया तो बाकी फॉर्म को भी बोलना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के सप्लाई में हमारे पास काफी लिबर्टी आ जाती है, तो वहां पर जाकर हमने इसको अलग अलग कर दिया है। तो एक्शनेबल क्लेम फाइनली आपका मालिक गुड्स है, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हां सर एकदम ठीक है। तो ये आ गया जी एक्शनेबल क्लेम। तो ये बात हुई गुड्स की पूरी आपकी यहां पर आकर। आगे बढ़ते हैं, आगे निकल के आता है मेरे भूरा इसमें कि सर्विस क्या है। तो यहां लॉ मेकर को ऐसा लग रहा है जैसे बहुत डरा हुआ है। सर्विस क्या है? कह रहा एनीथिंग अदर देन गुड्स। भाई साहब गुड्स को छोड़कर सब कुछ सर्विस है। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। या तो कोई चीज गुड्स बनेगी या फिर वो सर्विस बनेगी। सर्विस भी दो तरह की हो सकती हैं। एक सर्विस आपकी एक्टिव मोड की हो सकती है और एक आपकी पैसिव मोड की हो सकती है। एक्टिव मोड की सर्विस आपकी वो होती है मेरे बच्चा कि जहां पर हम एक्टिवली कुछ काम कर रहे होते हैं। मैं भी एक्टिवली आपको पढ़ा रहा हूं, भाई साहब सीधे
कमर सीधी, मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, एक्टिवली काम कर रहा हूं। प्रैक्टिसिंग सी अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, एडवोकेट अपना काम कर रहा है, सब एक्टिवली एंगेज्ड है। दिस इज एक्टिव सर्विसेज। दूसरी होती है आपकी एक पैसिव सर्विस। ये क्या होता है? कुछ ना करना। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी शादी है, इधर आओ, शादी को छोड़ो, शादी बाद में करेंगे, पहले पढ़ाई पूरी कर देते हैं। तो यहां पर इधर आ जाओ। तो यहां पर ये आए हैं साहब, और आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। ठीक है साहब। तो बात ऐसी है, ये मेरी क्लास में बैठे रहते हैं, जितनी भी मेरी क्लास होती हैं। 3 इडियट्स मूवी देखी थी आपने? उसमें क्या था? ज्ञान बट रहा, भाई साहब जाके बैठ जाओ। चाहे क्लास फाइनल की हो, चाहे क्लास मेरी इंटर की हो, कोई सी भी एक जीएसटी क्लास में पक्का मिलेंगे। अब मुझे डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, सबके सही जवाब ये दे देते हैं। अब मुझे लग रहा है कि भाई इनको तो जीएसटी बहुत अच्छे से आ गया है, अब ये भी एक दुकान खोलेंगे कि हमारे यहां जीएसटी पढ़ाया जाता है, और ये मेरा मार्केट खराब करेंगे, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैंने इनसे कहा कि भाई एक काम करते हैं, एक ना एग्रीमेंट साइन करो तुम मेरे साथ में, कि मैं हरेंद्र कुमार नाम है इनका, कि मैं हरेंद्र कुमार आईडीटी या जीएसटी या कोई और बदला हुआ नाम, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा। ना इंडिया में पढ़ाऊंगा, ना इंडिया के बाहर पढ़ाऊंगा, ना डायरेक्टली पढ़ाऊंगा, ना इनडायरेक्टली पढ़ाऊंगा। ना मैं इसे सीएमए को पढ़ाऊंगा, ना सीएस को पढ़ाऊंगा, ना सीए को पढ़ाऊंगा, ना बीकॉम को, ना 12th को, मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। ना पेन ड्राइव में पढ़ाऊंगा, ना गूगल ड्राइव में पढ़ाऊंगा, ना फेस टू फेस पढ़ाऊंगा, ना सैटेलाइट में पढ़ाऊंगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये सब यहां पर मैंने लिख दिया और बोला कि भाई आप इसको साइन करो कि आप जीवन भर जीएसटी नहीं पढ़ाओगे। बोलो जी, बोलो हां, आप जीएसटी नहीं पढ़ाओगे। क्या हुआ? क्या है मन में? बोलो। ये तो फ्री का सामान होगा, जो कुछ जो है लाओ इसकी कुछ। ये तो फ्री का सामान होगा, फ्री में थोड़ा होगा। ये कह रहे कुछ दक्षिणा लाओ। कह रहे मेरे अगर आप हाथ बांध रहे हो, मुझे कुछ करने से रोक रहे हो, तो मेरे भी तो बाल बच्चे हैं, उनका पेट कहां से पलेगा? कुछ दक्षिणा दो इसके साथ में। कितने पैसे लोगे? जिंदगी भर आप ये काम नहीं कर सकते हो। हाउ मच अमाउंट यू विल टेक? 100 करोड़। 100 करोड़? 100? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे लगा था कि शायद ये लाखों में कुछ पैसे मांगेंगे, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। 100 करोड़ रुपए। भाई कुछ नेगोशिएट कर लेते हैं। 10 करोड़ दे सकता हूं, हां बोलते तो बताओ। इससे ऊपर मैं नहीं दे सकता। 10 करोड़ पे हां बोलते तो बताओ, डन करूं डील? चल ठीक है। 10 करोड़ रुपए यहां पर आप साइन करो, मैं लिखा हुआ है, जिसके लिए मैं इनको 10 करोड़ रुपए देता हूं। और यहां लो, एडवांस अमाउंट ले लो आप मुझसे 10 करोड़ में से ना। ये पैसे रखो आप। कहां गए पैसे मेरे? ये रहे, ये लो। ये लीजिए, एडवांस मैंने आपको दे दिया है। बाकी अब मैं आपको चेक या डीडी बनवाकर दे दूंगा। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन तुम ये जो तुम्हारे पास पैसे आए हैं, ये पैसे किस लिए तुम्हारे पास आए हैं? कुछ करने के लिए या कुछ ना करने की वजह से? बोलो, जवाब दो। कुछ ना करने की वजह से। कुछ ना करने की वजह से। तो क्या इन अमाउंट पर आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा? यस और नो? नो। यही तो गलती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट गलत आदमी से कर लिया है। यहां पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ ना करना भी करने के बराबर है। तो भैया करो तो मरे, ना करो तो मरे, मरना ही है तो कुछ करके मरो ना। गवर्नमेंट कहती है नेगेटिव एक्टिविटी नॉट टू डू समथिंग। तुम्हें पैसा मिला, फ्री में नहीं मिला, मैंने तुमसे कुछ लिया है। क्या लिया है? एक कमिटमेंट कि तुम जीवन भर ये काम नहीं करोगे। इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्टिविटीज। इट इज लायबल टू जीएसटी। आप इस पर जीएसटी का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। उसी तरीके से बैठो, उसी तरीके से मैं आपको बताऊं मेरे बच्चा, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने पुणे जाना था फेस टू फेस पढ़ाने के लिए, गया,
मेरी 125 की इंडिगो की फ्लाइट थी, लेकिन उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया जस्ट बिकॉज कि दिल्ली में कुछ वीआईपी रूट्स लगे हुए थे। आई थिंक मोदी जी का कुछ मूवमेंट था, तो जगह जगह बैरिकेडिंग्स थी, मैं लेट हो गया, मेरी फ्लाइट मिस हो गई। फिर मुझे अगली फ्लाइट मिलती है 6:25 पर। उसी दिन मैं 5 घंटे एयरपोर्ट पर बैठा रहा। अब क्या मेरा पुराना टिकट काम करेगा? नहीं काम करेगा, वो तो दूसरी फ्लाइट का था, वो जा चुकी है। अब फाइनली मेरी पुरानी टिकट कैंसिल हुई और नई टिकट मैंने वहां पे कराई। जो पुरानी टिकट कैंसिल हुई उसमें से उन्होंने मुझे पूरा रिफंड नहीं दिया, कुछ अमाउंट ही उन्होंने मुझे रिफंड कर दिया, बाकी पैसे फोरफीड उन्होंने मुझसे कर लिए कैंसिलेशन चार्जेस के नाम पर। तो जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं, क्या उन पर जीएसटी आएगा? वो उन्होंने मुझे क्या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी या नहीं दी? नहीं दी, उसके बदले ये चार्जेस हैं। होटल की बुकिंग कैंसिल करा देते हैं तो पूरा पैसा वापस नहीं लौटता, कैंसिलेशन चार्जेस कट के कुछ मिलता है तो ठीक है। तो जितने भी तरह के कैंसिलेशन चार्जेस ये नॉट टू डू समथिंग में आते हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज में आते हैं, सारे के सारे टैक्सेबल हो जाते हैं। एक और सवाल उठता है, 6:25 की फ्लाइट पकड़ी, पैसे दिए 9,000 रुपए और उस पर जीएसटी लग गया, और रिटर्न फाइल करते समय उस सर्विस का कोड वही था जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस का कोड होता है, वो कोड में क्लासिफाई कर दिया। लेकिन कैंसिलेशन चार्जेस को क्या हम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस में क्लासिफाई कर सकते? नामुन्ना ना, वो तो कुछ नहीं किया तो है। तो पॉइंट है कि उसका कोड क्या आएगा, रिटर्न में उसको रिफ्लेक्ट कैसे करूंगा, दिखाऊंगा कैसे। तो गवर्नमेंट ने अलग से कोड बना रखा है नेगेटिव एक्टिविटीज का, कि जितने भी तरह के डील कैंसिल्स होती हैं, डील कैंसिल चाहे सर्विस की हुई हो, डील कैंसिल चाहे गुड्स की हुई हो, डील कैंसिल चाहे प्रॉपर्टी की हुई हो, किसी भी तरह की डील कैंसिल हुई हो, सभी प्रकार के डील कैंसिलेशन चार्जेस सर्विस ट्रीट किए जाते हैं, नेगेटिव एक्टिविटी में आते हैं, और उसका सेपरेट यूनिक कोड बना हुआ है, उसी में क्लासिफाई किया जाता है और जीएसटी कैटेगरी में आ जाते हैं। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। एक बार की बात है कि एक बच्चे की शादी तय हो जाती है, और वो क्या करता है कि जैसे 2 महीने पहले सारी बुकिंग वगैरह हो जाती हैं, तो बैंड वाले बाजे वाले भैया के पास में वो जाता है और वहां जाकर 5,000 रुपए एडवांस में दे आता है। शादी की बुकिंग हो जाती है कि भैया 2 महीने बाद आइयो और तू आके वहां पर गाना बजाना, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, ऐसा गाना गाना, ये आके बोलाया वो। अब क्या जी, जब ये बोला कि ऐसा गाना गाना है आपने, तो ठीक है, वो भी खुश था, दोनों खुश थे। लेकिन किसी वजह से भाई साहब शादी हो गई कैंसल। अब वो गया दौड़ा दौड़ा उस बैंड वाले के पास में कि भैया पर्टिकुलर डेट पर बैंड बजाने के लिए मत आना, क्योंकि मेरा बैंड पहले ही बज गया है, लड़की ने मना कर दिया है, शादी नहीं कर रही मुझसे। वो बोलेगा भाजी ये क्या बात है, आपने तो बुक करके गए थे और आपके चक्कर में मैंने आपकी दूसरी बुकिंग नहीं ली, साहब मेरा तो नुकसान हो गया। अब वो 5,000 रुपए जो देकर आया था उससे वापस करने वाला नहीं है, क्योंकि डील हो चुकी है कैंसल, उसे वो फोरफीट कर लेगा। क्या 5,000 रुपीज बैंड ना बजाने के एवज में रखे हुए हैं उसने, क्या उस पर जीएसटी आएगा? आएगा, वो एक नेगेटिव एक्टिविटी है, इसलिए उस पर भी जीएसटी आ जाएगा। ठीक, अच्छा मेरे बच्चा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस। बात करता हूं, 2 चीजें ऐसी हैं आपकी जिन पर ना कि उन पर ना तो आपका गुड्स कहा जाता है और ना ही उनको सर्विसेज कहा जाता है मेरे बच्चा। गुड्स और सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कभी आपने ये जो सिक्योरिटी शेयर वगैरह में, और ये क्या, कभी ये शेयर वगैरह में आपने ट्रेडिंग वेडिंग करी है मालिक? करी कि नहीं करी है? हाँ सर करी तो है। जैसे जीरोधा एक प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर ₹20 पर ट्रांजैक्शन आपसे चार्ज लिए जाते हैं, और एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगाया जाता है वैसे करके। तो चूंकि सिक्योरिटीज पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आ जाता है, इसलिए इन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। और सोच के देखिए,
जो जीरोधा वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उनको वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक ही व्यक्ति करोड़ों रुपए के शेयर की ट्रेडिंग कर डालता है एक दिन में, सब पे जीएसटी आने लग गया और रेट भी मान लो 18% है, तो भाई साहब कितना कई लाख का जीएसटी डेली जन्म लेगा। नहीं, जो कि त्राहिमाम वाली पोजीशन बन जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आ रहा है, इसी से तसल्ली करते हैं, जीएसटी के दायरे से बाहर रखते हैं। जो मनी है, मनी भी को भी ना गुड्स माना ना सर्विस माना है, इस पर भी कोई किसी प्रकार के जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं माना? सबर करो, रुको जरा, सब बताऊंगा इसे क्यों नहीं माना जाता, ना गुड्स ना सर्विसेज। अब यहां पर आकर एक बात और आपको समझाता हूं। अब जैसे मान लीजिए आपका ये सिक्योरिटीज है, तो सिक्योरिटीज मैंने 5 लाख के शेयर बेच दिए या 5 लाख के शेयर खरीद लिए, तो 5 लाख पर तो जीएसटी नहीं आ रहा है। लेकिन जो जीरोधा जैसा प्लेटफॉर्म है, ऐसे जो बीच में इंटरमीडियरी हैं, जो ब्रोकर हैं, क्या वो अपनी ब्रोकरेज नहीं लेंगे? लेंगे रे लेंगे। तो क्या ब्रोकरेज पर जीएसटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर ब्रोकरेज क्या है? एक एक्टिविटी है इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज तो कुछ भी नहीं है, ना गुड्स ना सर्विस, पर सिक्योरिटीज के कनेक्शन में, उसके रिलेशन में जो एक्टिविटीज की गई हैं वो तो सर्विस मानी जाएंगी रे। इसी तरह से जो फॉरेक्स डीलर होते हैं, मुझे सिंगापुर जाना था, मुझे सिंगापुर डॉलर की जरूरत पड़ रही थी, मैंने क्या किया, मैं जाता हूं फॉरेक्स डीलर के पास में, 5 लाख रुपए दिए, 10,000 सिंगापुर डॉलर लिए, 20,000 का उन्होंने एक्स्ट्रा कमीशन और लिया मुझसे चेंज करने का करेंसी को। तो जो मनी चेंज कराई, तो मनी तो ना गुड्स है ना सर्विस है, कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है, उस पर तो जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन जो उन्होंने अपना जो कमीशन मुझसे लिया है, क्या उस पर जीएसटी नहीं आएगा? वो एक एक्टिविटी है इन रिलेशन टू मनी है, वो उसको सर्विस कहा जाता है और डेफिनेटली उसके ऊपर यहां मालिक जीएसटी अपना आ जाएगा। मनी वाला एग्जांपल ये रहा, फॉरेक्स डीलर, यहां आप हैं, तो जो मनी ट्रांजैक्शन थी वो तो कुछ भी नहीं, उस पर तो जीएसटी आपका नहीं आएगा। लेकिन जो कमीशन बनता था, उस कमीशन के ऊपर पक्का पक्का जीएसटी यहां आ जाता है। ये आपका लाइक दूसरा वाला एग्जांपल हो गया मेरे बच्चा। डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया बैंक से, आपने चेक दिया, डीडी आपको मिला, बीच में बैंक ने कमीशन लिया अपना, डीडी मेकिंग चार्जेस आपने ले लिए। जो डीडी मेकिंग चार्ज लिए हैं उन पर क्या जीएसटी आ जाएगा? यस, वो एक सर्विस है, एक्टिविटी इन रिलेशन टू मनी है। मनी किसे कहते हैं सर? मनी कहते हैं मेरे बच्चा जिसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर हो। चेक जो लिखा है, जो फेस वैल्यू वही मार्केट वैल्यू, ये मनी है। डिमांड ड्राफ्ट जो फेस वैल्यू वो मार्केट वैल्यू, ये मनी है, ये मनी है। ऐसे करके होता है। गोल्ड फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर है? नहीं। सिक्योरिटीज शेयर्स फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर है? नहीं, मनी नहीं है। जिसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर हो उसे मनी कहा जाता है। ये स्टॉक ब्रोकर का दे दिया, उसकी जो ब्रोकरेज है वो जीएसटी के दायरे में यहां पर आ जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इस तरह से आपका ये जो पहला डिस्कशन था हमारा यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है मेरे बच्चा। लिखा है फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज या ट्रांजैक्शन मनी विद कंसिडरेशन, ये अपना जीएसटी के दायरे में आ जाता है, एक प्रकार से सर्विस बन जाता है। यानी कि एक्टिविटीज इन रिलेशन टू मनी जो होंगी वो आपकी सर्विस बन जाएंगी और उन पर जीएसटी भी अपना आ जाता है। राइट? यस सर। तो कुल मिलाकर मनी सिक्योरिटीज कुछ भी नहीं है, बाकी तो सब अपना ठीक से चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस बन जाती है तो बात दिल्ली तक जाएगी, बात आगे तक जाएगी। अगर कुछ ना बनी हुई होती तो बात यहीं पर खत्म हो जाती मेरे बच्चा, लेकिन अब तो बात दिल्ली तक जरूर जाएगी। हमें यह देखना है कि ये अब सप्लाई बनी या ना बनी। सप्लाई का डिस्कशन हमारा 4 हिस्सों में बटा हुआ मिलेगा आपको साहब। कैसे कैसे सर? यह है इसका मेरे बच्चा मेरे भूरा पहला पार्ट आपको यहां देखने को मिलेगा, पार्ट 1। इसमें बताएंगे कि सप्लाई आखिरकार
कहते किसे हैं, सप्लाई कहते किसे हैं। उसके बाद ये आएगा पार्ट नंबर 2 करके कि ठीक है, मुझे पता लग गया कि ये यहां पर आकर सप्लाई बनती है, सप्लाई तो बन गई। अब सप्लाई गुड्स की है या सर्विसेज की है, ये बता दीजिए। ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैं मेरा ये आईपैड या कोई मशीनरी मैं किराए पर देता हूं, अरे भाई साहब इधर, किराए पर देता हूं, मैंने आपको दे दिया। तो जब भी मैं आपको कोई गुड्स अपना ऐसे दूंगा, आपको दूंगा, किराए पर दूंगा, तो मूवमेंट तो गुड्स का यहां पर हुआ, लेकिन ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। दूसरा, अगर मैंने मेरा गुड्स आपको बेच दिया तो मूवमेंट गुड्स का भी हुआ, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? सप्लाई ऑफ गुड्स है। जब किराए पर दिया सप्लाई ऑफ सर्विस है, जब बेचा तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। आंसर तो आप ठीक दे रहे हैं, लेकिन आपको भी नहीं पता कि आप ठीक क्यों दे रहे हो, क्या कारण है। इसी बात को यहां पर डिसाइड किया जाएगा। हरियाणा में एक एल्बम आती है कि बहू काले की, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब यहां पर आकर ये बहू तो बन गई है, पर यह कंफ्यूजन आ रही कि बहू काले की है या बहू गोरे की है। यहां प्रॉब्लम बहू पे नहीं है, इस पे है कि वो काले की या फिर गोरे की। मतलब यह कि सप्लाई तो बन गई, पर किसकी, किसकी, गुड्स की या सर्विसेज की, यह यहां पर डिटरमिन करना जरूरी हो जाता है। कंफ्यूजन आ जाती है। बेचा तो भी गुड्स का मूवमेंट था, किराए पर दिया तो भी गुड्स का मूवमेंट था, तो कैसे पता करेंगे? वही चीज यहां पर डिस्कस की जाएगी पार्ट 2 में। फिर आएगा आपका यहां पर ये पार्ट 3 करके कि कुछ एक्टिविटीज आपकी ऐसी होंगी जिन्हें कि हम सप्लाई मानेंगे ही नहीं, नो सप्लाई। और उसके बाद में फिर हमारा यहां आएगा 8वां नंबर, जिसमें पार्ट 4 के नाम से इसको जानेंगे हम लोग, और इसमें है कंपोजिट या मिक्स सप्लाई। बंडल्ड सप्लाई यहां पर हमें देखने के लिए मिलेंगी। ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे होगा, उस सब की बात करके चलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपनी हम यहां से मेरे बच्चा कि सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब होता है ये भी यहां पर आएगा। ऐसे करके बोल देते हैं। पानी पी लूं मैं? हाँ जी पी लो। जी साहब, तो आगे यहां हमारा जो सप्लाई का डिस्कशन आना है तो वो कुछ इस तरह से बटा हुआ है। पार्ट 1 में भी 2 हिस्से हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। दोनों में बड़ी बात यह है कि नॉर्मली सप्लाई तब बनती है जब कंसीडरेशन आया हुआ हो, वो जरूरी है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी आते हैं जहां पर कि भले ही कंसीडरेशन ना हो, उसके बावजूद सप्लाई अपनाई जाती है। जैसे कुछ एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगी, कुछ अपनों के बीच की ट्रांजैक्शंस होंगी, जहां पर बिना पैसे के भी काम हो सकता है। तो गवर्नमेंट कहती कि भाईचारा तुम निभाओ, बिना पैसे के तुम काम करो, ऐसे की तैसी मुझे मेरा जीएसटी चाहिए। तो ये 4 सिचुएशंस कुछ इस तरह पर बेस्ड होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं यहां पर। तो इन्होंने इसमें बोला है कि ऑल फॉर्म, ऊपर देखेंगे, फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सप्लाई इफ फॉर अ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन जरूरी है। क्या बोलते हैं? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। ऑल, सब कुछ पकड़ने का प्रयास कर रहा है, ऐसे घेर रहा है लॉ मेकर, कहीं कुछ छूट ना जाए। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज, जैसे कि। इलस्ट्रेटिव लिस्ट बता रहा है, यानी कि जो बता रहा हूं इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि सेल हो, एक्सचेंज हो, बार्टर हो, लीज हो, लाइसेंसिंग हो, एस्थेसी हो, कुछ भी हो, सब आ जाएंगे यहां पर। 8 नाम दे रखे हैं। इसके अलावा ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, एटसेट्रा, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ये भी यहां पर आ जाता है। मेड और टू बी मेड इन द कोर्स और फर्दरहेंस ऑफ द बिजनेस, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस होना चाहिए या बिजनेस कनेक्टेड होना चाहिए। बिजनेस से कहीं ना कहीं पास का या दूर का कनेक्शन जरूर होना चाहिए। अगर मैं इस बात को एनालाइज करूं तो मुझे यहां पर ABC नजर आता है, A, B और C।
ए फॉर ये वाली एक्टिविटीज, बी फॉर ड्यूरिंग द बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, और सी फॉर है यहां पर आपका ये कंसीडरेशन। अगर एबीसी टेस्ट फुलफिल हो जाता है तो जीएसटी लग कर रहेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। है राधे? हां सर, ठीक कह रहे हो। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। आइए हमारे साथ में। यहां पर हमने बातें आपके लिए लिखी हुई हैं, हालांकि अभी इनिशियल फेज है, तो जो बातें हैं दरअसल ये बातें आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े, बट स्टिल देखते हैं। तो पहले ही पॉइंट पर हम आ गए हैं, पार्ट फर्स्ट पे आ जाते हैं। एबीसी टेस्ट में ए फॉर एक्टिविटी, बी फॉर बिजनेस, सी फॉर कंसीडरेशन, ये टेस्ट हमें करना होता है। टेस्ट फुलफिल हुआ तो जीएसटी लग जाएगा, नहीं तो रहने दो। पहला केस मैंने आपके सामने बनाया है कि प्राइम होंडा है और ये लोकेट करती है आपके उत्तर प्रदेश में, और दूसरे में है आपका ये मिस्टर एक्स है जो कि दिल्ली के वासी हैं। तो ये यहां से कार खरीदने के लिए आते हैं। इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे देखते हैं? 20 लाख रुपए की होंडा सिविक कार ये लेकर जाते हैं और बदले में मनी दे जाते हैं 20 लाख रुपए की। प्राइम होंडा के यहां खड़े हो जाइए और खड़े होकर बताइए कि यहां पर सप्लायर कौन है। सप्लायर प्राइम होंडा है। रेसिपिएंट कौन? जो कंसीडरेशन दे रहा है वो रेसिपिएंट आदमी है, वो है अपना मिस्टर एक्स करके है। क्या ये घटना एक गुड्स की बात कर रहे हैं या सर्विस की बात कर रहे हैं? सर, कार एक गुड्स है, गदर एक प्रेम कथा है, तो ये एक गुड्स है। क्या ये यहां पर सप्लाई भी बना दिया जाएगा? ओ यस 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 यस, चेक करते हैं। एक्टिविटी हुई है, हां सेल हुई है। बी फॉर बिजनेस, हां प्राइम होंडा का ये बिजनेस है। सी फॉर कंसीडरेशन, हां 20 लाख रुपए आए हैं, ये एक सप्लाई बन जाएगी। सप्लाई कैसी बनेगी? इंट्रा बनेगी कि इंटर बनेगी? दोनों ओरिजिन डेस्टिनेशन के बीच में बॉर्डर आ रहा है, स्टेट का बॉर्डर है, इसलिए यहां पर ये इंटर स्टेट बना दी जाएगी। इंटरस्टेट बनने के बाद हम देखते हैं टैक्सेबल पर्सन कौन होगा। प्राइम होंडा टैक्सेबल पर्सन यहां पर हो जाएगा मेरे बच्चा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक सवाल है एग्जम्पशन का, कारों पर कोई किसी भी प्रकार की एग्जम्पशन नहीं है। फाइनली इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। 20 लाख पर जो भी इस पे टैक्स बनेगा वो यहां पे लगा दिया जाएगा। जरा लिंकेज इधर से भी तो देखो ना यार। वो कहते हैं, एक बच्चा सुना रहा था मुझे अभी कि हमने उनको देखा एंगल बदल बदल के, हमने उनको देखा एंगल बदल बदल के, उन्होंने हमें पीटा सैंडल बदल बदल के। ऐसे कुछ सुना रहा था। तो हम भी यहां पर एंगल बदल कर देखते हैं। मिस्टर एक्स की तरफ से हम झांक कर देखते हैं। यहां से देखें तो सप्लायर कौन दिखता है? मिस्टर एक्स इज द सप्लायर। मिस्टर एक्स इज द सप्लायर। क्या सप्लाई कर रहा है? मनी। मनी की सप्लाई कर रहा है। बदले में क्या मिल रहा है? कार मिल रही है, मोटर कार मिल रही है बदले में। सप्लायर मिस्टर एक्स है, रेसिपिएंट प्राइम होंडा है। सप्लाई की है मनी, बदले में मिली है कार। मनी क्या है? गुड्स है या सर्विस है? सर कुछ भी तो नहीं है। तो बस आगे की पिक्चर खत्म। इधर साइड से जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। प्राइम होंडा से नई कार लेकर जाता है मिस्टर एक्स, लेकिन इस बार एक्सचेंज ऑफर है। पुरानी कार है अपनी उसकी और 4 लाख रुपए नकद देकर जाता है। क्या ट्रीटमेंट होगा? प्राइम होंडा के एंड से तो ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा कि भैया जीएसटी लगाया जाएगा नई कार पर। इधर से क्या ट्रीटमेंट रहेगा? तो इधर से दो चीजें सप्लाई की जा रही हैं। एक तो मनी सप्लाई की जा रही है और दूसरा पुरानी कार सप्लाई की जा रही है। मनी तो ना गुड्स है ना सर्विस है, इस पर तो जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन जो पुरानी कार है उस पर क्या? पुरानी कार गुड्स तो है, लेकिन उसको इस तरह से देना मिस्टर एक्स का बिजनेस नहीं है। बी सेटिस्फाई नहीं हो पाया, इसके एंड पर सप्लाई नहीं बन पाएगी, इस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगर मान लीजिए जो मिस्टर एक्स है वो पुरानी कारों का डीलर है, ये उसका बिजनेस होता तो क्या होता? तो इधर से तो जीएसटी लग ही जाता प्राइम होंडा की साइड से, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उधर से अगर मान लीजिए वो 4 लाख और पुरानी कार दे रहा है तो 4 लाख पे तो जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि मनी है, लेकिन जो पुरानी कार है उस पर पक्का पक्का जीएसटी यहां पर आ जाएगा मेरे बच्चा। इज इट ओके? यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसने पुरानी कार सप्लाई की वो पुरानी कार पे जीएसटी भरेगा, जिसने नई कार सप्लाई की वो अपनी पे जीएसटी भरेगा, जो जिसकी सप्लाई कर रहा है वो उस पे अपना जीएसटी सरकार को पे करके चलेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। उसके बाद जरा एक और सीन समझिएगा। मैं यहां अपनी नॉर्मली कोचिंग्स प्रोवाइड कराता हूं। दूसरी साइड में मिस्टर एक्स है एक, जो कि वॉच डीलर है, वो अपनी घड़ियां बेचता है रे। हुआ क्या, एक बच्चा मेरे पास में आता है, कहता है साहब मुझे आपकी क्लासेस चाहिए। मैंने कहा फीस 10,000 है। उसने कहा ठीक है, नगद दूंगा 10,000 रुपए। तो मेरे एंड से अगर लिंकेज की जाए तो मैं सप्लायर हूं, वो बच्चा रेसिपिएंट है। सर्विस की बात हो रही है, एबीसी टेस्ट पूरा होता है, एक्टिविटी भी है, बिजनेस भी है मेरा, और कंसिडरेशन भी 10,000 रुपए मुझे मिल रहा है। सप्लाई बन जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। 10,000 पर 18% से जीएसटी 1,800 रुपए लगा दिया जाएगा। दूसरी तरफ कोई इंडिपेंडेंट वॉच डीलर है। वो इंडिपेंडेंट वॉच डीलर अपनी घड़ियां बेचता है। उसी घड़ियां खरीदने के लिए कोई मिस्टर पी आता है। मिस्टर पी को घड़ियां बेच दी जाती हैं। घड़ी एक गुड्स है। घड़ी एक गुड्स है। क्या मिस्टर पी ने अपनी घड़ी की सप्लाई कर दी? मान लो घड़ी भी 10,000 रुपए की है। हां साहब, उसने अपनी घड़ी की सप्लाई कर दी है, कर दी है सप्लाई, कर दी है। घड़ी गुड्स है, सप्लाई भी है, इंटर स्टेट है, जीएसटी लग जाएगा 2,800 रुपए। ये थी दो अलग अलग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। अब मैं यहां से तीसरा पैर निकाल रहा हूं। अभी तीसरा पैर क्या, सुनो जरा। तीसरा पैर यह है कि अगर ये मेरे पास में आते हैं, कहते हैं कोचिंग दे दो, घड़ी ले लो। कोचिंग दे दो, घड़ी ले लो। अगर मैं कोचिंग कैश लेकर देता हूं तो मैं जीएसटी भरता हूं। कैश की बजाय, मॉनेटरी कंसिडरेशन की बजाय अगर मैं नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन लूं तो मैं मेरी कोचिंग पर जीएसटी नहीं भरूंगा क्या? भरूंगा। कंसिडरेशन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी किसी भी तरीके का हो सकता है, मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा। उधर से जो वॉच डीलर है वो उसका क्या, वो नॉर्मली इंडिपेंडेंट कैश लेकर घड़ी बेचता है, वो अपनी घड़ी पर जीएसटी भरता है। अगर वो मुझे अपनी घड़ी दे रहा है, सप्लाई कर रहा है और बदले में मेरी कोचिंग ले रहा है, तो क्या उस बंदे को घड़ी पर जीएसटी नहीं भरना होगा? कंसिडरेशन उसे भी मिल रहा है, मेरी क्लास मिल रही है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन उसे भी मिल रहा है, क्या वो अपनी घड़ी पर जीएसटी नहीं भरेगा? भरेगा। जो जिसकी सप्लाई करता है उसे उस पर जीएसटी भरना होता है। मैं कोचिंग की सप्लाई कर रहा हूं, चाहे कैश लेके करूं चाहे घड़ी लेके करूं, मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा कोचिंग पर। और घड़ी वाले बंदे को चाहे कैश लेकर सप्लाई करे चाहे सर्विस लेकर सप्लाई करे अपनी, वो उसे भी अपनी घड़ी पर जीएसटी भरना पड़ेगा। जो जैसी सप्लाई करेगा उसे उस पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या बात हुई यहां पर आकर? तो इस खेल के अंदर सप्लायर कौन, रेसिपिएंट कौन? दोनों सप्लायर, दोनों रेसिपिएंट अपने अपने एंड पर आकर। मेरे एंड पर देखा जाए, यहां से एंगल बना के देखा जाए तो सप्लायर मैं हूं, रेसिपिएंट वो है। मेरी सर्विस कोचिंग की है, सप्लाई है, हां एक्टिविटी है कोचिंग, बी फॉर माई बिजनेस है, सी फॉर घड़ी मुझे कंसिडरेशन में मिल रही है। एक्टिविटी क्या थी? बाटर थी। बाटर और एक्सचेंज में क्या फर्क होता है? जब वैल्यूएशन के साथ बातें की जाए, जैसे कि कार एक्सचेंज करते हैं, वैल्यूएशन के साथ बात की जाए, पैसे का लेन देन हो रहा हो तो उसे हम लोग एक्सचेंज बोलते हैं। लेकिन जहां पर पैसे का लेन देन ना हो, बस अदला बदली हो रही हो, तो उसे हम बाटर बुला देते हैं। जैसे कि गाना बना है, दिल के बदले में दिल दे, तू सौदा हमसे कर ले, दिल के बदले में दिल। ये वैसे नहीं हुआ कि तेरा छोटा दिल मेरा बड़ा दिल तोल कर देखो किसका भारी है किसका हल्का है, वैसे कुछ नहीं करना है, बस दिल के बदले में दिल दे दिया है। तो ये बाटर किया गया है दरअसल। तो जीएसटी निकालने के लिए वैल्यू चाहिए, रेट चाहिए। अब चूंकि मैंने तो बाटर किया है यहां पर आकर, तो मैं मेरी सर्विस का वैल्यूएशन कैसे करूंगा? मुझे एक बात बताइए, ऑप्शन दे रहा हूं सर, ऑप्शन तो ये आएगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन किए जाते हैं। मार्केट वैल्यू क्या? अगर वैल्यू नहीं दे रखी तो मार्केट वैल्यू पकड़ेंगे। किसकी मार्केट वैल्यू? मेरी कोचिंग की मार्केट वैल्यू।
मेरे एंगल पर, मैं कोचिंग की सर्विस दे रहा हूं, तो मेरे एंगल पर देखोगे तो कोचिंग सर्विस की मार्केट वैल्यू पकड़नी है, या फिर हमें जो घड़ी बदले में आई है, कंसीडरेशन में आई है, उसकी वैल्यू देखनी है। सब एक बात बताइए, मैं लिंकेज किसकी कर रहा हूं मेरे एंड पर? कोचिंग की। जीएसटी का रेट कोचिंग का रहेगा या घड़ी का रहेगा? कोचिंग का रहेगा। वैल्यू या मार्केट वैल्यू जो निकालोगे वो सर्विस की निकालनी है कि घड़ी की निकालनी है? सर कोचिंग सर्विस की निकालनी है। तो ओपन मार्केट वैल्यू कोचिंग सर्विस की पकड़ो ना भाई। ट्रांजैक्शन वैल्यू होती तो आप कोचिंग की पकड़ते ना, तो मार्केट वैल्यू जो पकड़नी पड़ रही है तो आप घड़ी की क्यों पकड़ रहे? अरे अपने गरिमा में झांक कर देखिएगा, मेरे एंगल से सप्लाई हो रही है, मैं व्हाट आई एम सप्लाइंग, मैं कोचिंग सप्लाई कर रहा हूं, तो कोचिंग का जीएसटी का रेट लगेगा, कोचिंग की वैल्यू होगी, सारा काम कोचिंग का ही तो होगा। हां, अगर कोचिंग का ओपन मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है तो सेकंड चॉइस पर हम घड़ी की वैल्यू ले सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कोचिंग सर्विसेज। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? हां सर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। जीएसटी हमने भर दिया, वैल्यू ऑफ कोचिंग सर्विस ली और जीएसटी उस पर 1800 रुपए भर दिया। अब जरा उसके एंगल से देखते हैं, घड़ी वाले के एंगल से देखते हैं। उसने घड़ी सप्लाई की और इन कंसीडरेशनों से कोचिंग मिलती है। व्हाट ही इज सप्लाइंग? सर गुड सप्लाई कर रहा है वो बंदा। एक्टिविटी क्या है? बाटर है। उसका बिजनेस है? हां है। कंसीडरेशन में उसे क्या मिला है? कोचिंग मिली है कंसीडरेशन में, जीएसटी लग जाएगा। उसे भी अपने घड़ी के रेट से, घड़ी पर जीएसटी का रेट 28% है, उस घड़ी के रेट से उसे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। बात पकड़ में आगे मेरे भूरा या नहीं आई? हां बोलो हां। तो जो जिसकी जैसी सप्लाई कर रहा है उसको अपने कर्मों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। सप्लाई की है तो जीएसटी तो भाई साहब देना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं लाइसेंस की। मेरा अपना एक कोचिंग सेंटर, क्लासेस हो गई, सीए राजकुमार क्लासेस यहां पर हो जाती हैं। मुझे उत्तर प्रदेश में एक सेंटर यहां पर खोलना है, यूपी में सेंटर खोलना है मेरे बच्चा, सेंटर खोलना है। लाइसेंस फी उसकी बनती है यहां पर आकर, लाइसेंस फी जो बनती है मेरे बच्चा उसकी यहां पर आकर वो बनती है सर जी 10 लाख रुपए की। लाइसेंस फी 10 लाख की बनती है। मैं फ्रेंचाइजी फी कह सकते हैं आप इसे, फ्रेंचाइजी फी 10 लाख रुपीस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। फॉर 3 इयर्स। क्या ये फ्रेंचाइजी फी पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? सप्लायर कौन? मैं। लाइसेंस दिया है मैंने, अपनी क्लासेस को रन करने का राइट दिया है मैंने। रेसिपिएंट कौन? सेंटर्स उत्तर प्रदेश। सप्लायर कौन? सी राजकुमार क्लासेस। रेसिपिएंट कौन? सेंटर्स उत्तर प्रदेश वाला। क्या ये सप्लाई है? एक्टिविटी है, लाइसेंसिंग है, बिजनेस है मेरा, सी फॉर कंसीडरेशन भी है। डेफिनेटली यहां पर ये एक सप्लाई बन जाएगी, जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो लाइसेंसिंग भी एक सप्लाई है। सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट ना यार। पहले अलग अलग टैक्सेस थे, अपने अपने टैक्स की अपनी अपनी टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी। अब सारे के सारे टैक्स मर्ज हुए तो सारी की सारी जो सप्लाईज जो टैक्सेबल इवेंट थी वो भी एक सिंगल वर्ड में आकर समाहित हो गई, सबस्यूम्ड हो गई, जिसका नाम है सप्लाई। सेल हो, एक्सचेंज हो, बाटर हो, रेंट हो, लीजिंग हो, लाइसेंसिंग हो, सब के सब यहां पर आपका सप्लाई बना दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे बात करते हैं नीलकमल की। ये क्या है सर जी? ये कुर्सियां बनाते हैं, कुर्सियां बनाकर ये बेचते हैं, कुर्सियां बनाकर ये बेचते हैं। अब क्या हुआ? कुर्सियां बनाकर बेच दी, उस पर तो पक्का पक्का जीएसटी आएगा ही आएगा। लेकिन मेरे बच्चा, कुर्सियां बनाते समय जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसका क्या? इन्होंने वेस्ट एक नॉमिनल सी वैल्यू पर सोल्ड आउट कर दिया। जब नॉमिनल वैल्यू पर सोल्ड आउट कर दिया जाता है तो क्या यह एक सप्लाई बनेगा? सर चेक करते हैं, क्या वेस्ट आपका गुड्स है या नहीं है? हां सर, यह एक गुड्स है। क्या यह बिजनेस था इसका? सर नीलकमल का बिजनेस वेस्ट बेचना नहीं था, पर हां
ये इसके बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज ही है, कोई पर्सनल एक्टिविटी तो है नहीं, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस ही है। और सी फॉर कंसिडरेशन, हां नॉमिनल सा कंसिडरेशन आया है, तो निश्चित तौर पर ये यहां पर एक सप्लाई बन जाएगी और जीएसटी का पेमेंट इसे करना पड़ जाएगा मेरे भूरा। ए भाई साहब सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, लाल डोरा नजर आता है कि नहीं आता? सीधे बैठो। तुम्हें डर लगता है कि नहीं लगता मुझसे? हैं? हाँ सर जी लगता है, हम तो बेर की तरह कांपते हैं सर जी। वेरी गुड, आगे चलिए। अगर ये वेस्ट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही डिस्कार्ड कर दें तो क्या करोगे भाई साहब? एवं जैसे होता है भाई, जैसे घर से कूड़ा फेंक देते हो ना आप, ऐसे उन्होंने फैक्ट्री से फेंक दिया। अगर ऐसे डिस्कार्ड कर दोगे तो फिर वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, सप्लाई बन ही नहीं पाएगा और जनरली उस पर जीएसटी की बात होगी ही नहीं। तो इस तरह से ये था हमारा यहां पर आकर एबीसी का टेस्ट मेरे बच्चा मेरे भूरा, ये हम देख रहे थे। इसमें आपका अगला पॉइंट आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अब चाहे वो आपका बिजनेस पर्पस के लिए हो, चाहे वो आपका पर्सनल पर्पस के लिए हो। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। अगर हम सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं, सर इधर ध्यान दीजिएगा, तो सप्लायर इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, रेसिपिएंट इंडिया के अंदर बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मुझे मेरा अपने एक ऑफिस बनाना था और ऑफिस का डिजाइन मैंने बाहर से लिया है, आर्किटेक्ट इंडिया के बाहर का है मेरे भूरा, तो फिर वहां पर क्या किया जाएगा? आर्किटेक्ट इंडिया के बाहर का था, हमने सर्विस इंपोर्ट करी है, वैल्यू थी उसकी 10 लाख रुपीस की। क्या सर्विसेज को इंपोर्ट करना एक सप्लाई है? हां सर बिल्कुल सप्लाई है, स्पेशली मेंशन्ड इन द लॉ। यस, डेस्टिनेशन भी इंडिया है, जीएसटी लगेगा, पक्का लगेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, सप्लाई है, यहां एबीसी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली बोला हुआ है अगले पॉइंट में कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी सप्लाई है। इंटरस्टेट या इंट्रा, सर बीच में कंट्री का बॉर्डर आ रहा है, इंटरस्टेट है। उसके बाद आगे क्या? टैक्सेबल पर्सन कौन बनेगा? चूंकि यहां सप्लायर इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, तो यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाता है। तो टैक्सेबल पर्सन यहां पर रेसिपिएंट आदमी ही होगा, वही यहां पर जीएसटी का पेमेंट करेगा मेरे बच्चा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्या कोई एग्जम्पशन है? हां, कुछ एक सर्विसेज में एग्जम्पशन है, पर अभी मैं उन एग्जम्पशंस की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। अभी फिलहाल मान के चलो कि कोई एग्जम्पशन नहीं है, तो निश्चित तौर पर यहां एक जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा और रिवर्स चार्ज में जो रेसिपिएंट आदमी है वो जीएसटी का पेमेंट मेरे बच्चा कर देगा। सर अगर मान लीजिए यही सप्लाई अगर हम अपना घर बनाने के लिए लेते तो वहां पर क्या होता? पर्सनल पर्पस के लिए लेके चलता तो आप क्या करते वहां पर आकर? तो मेरे बच्चा करता क्या ना करता। अगर पर्सनल पर्पस के लिए होती तो लॉ में तो लिखा है कि सप्लाई तो बन जाएगी, पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये यहां पर सप्लाई तो बन जाएगी, नो डाउट। एबीसी टेस्ट नहीं करना मुझे फुलफिल, सीधा अलग से बोला गया कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई है। ये पर्सनल पर्पस के लिए है, इंडिविजुअल ने लिया है अगर, तो जीएसटी उस पर एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब भैया जी एक बात बताइएगा, बाबूजी एक बात बताइए। क्या सर? बात आपको यह बतानी है कि अगर तुम्हें यह एग्जेम्प्ट ही करना था पर्सनल पर्पस वाला, तो फिर तुमने इसे यहां पर टैक्सेबल ही क्यों किया? अगर तुम्हें यही करना था तो फिर तुमने इसे यहां पर टैक्सेबल ही क्यों किया? इसे सप्लाई ही आपने क्यों बनने दिया? आप हमें ये बताइए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो उस पर बोलते हैं जीएसटी लग जाएगा, वो भी आरसीएम में लग जाएगा। और अगर हम ये लेते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो कह रहे कि जीएसटी आपका एग्जेम्प्ट रहेगा।
तो पहली बात तो यह कि एग्जम्प्ट क्यों किया गया। देखिए, आरसीएम लगाने का एक नियम कानून होता है, एक तरीका होता है, और वो नियम यह है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, लिख लेना कहीं पर। मैं कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि रिवर्स चार्ज लॉ मेकर वहां लगाता है जहां से खुशी खुशी पैसा मिल जाता है। यस सर। तो चूंकि पर्सनल पर्पस के लिए, मान लीजिए एक पिताजी हैं, उन्होंने अपनी बिटिया की शादी में कुछ बाहर से सर्विसेज ली हैं, सैलरीड पर्सन थे, तो क्या वो जीएसटी भरेंगे? मतलब अगर जीएसटी भरना भी पड़ गया, सरकार ने जिद भी पकड़ी, तो उन पिताजी को जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जीएसटी भरना पड़ेगा। बिटिया की शादी के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल करा के आ जाएंगे। तो वन टाइम टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन जैसी फॉर्मेलिटीज, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यहां पर आकर जो सप्लायर आदमी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो बाहर बैठा है, रेसिपिएंट प्रैक्टिकली देगा नहीं, तो हम इसे एग्जेम्प्ट कर देते हैं। वो सुना है आपने कि लोमड़ी के हाथ जब अंगूर नहीं लगे तो लोमड़ी कहती कि चल हट, अंगूर तो खट्टे हैं। अरे खट्टे नहीं, तू खा ही नहीं पाई, तू उछल के पकड़ ही नहीं पाई उसको, खट्टे तो बाद की चीज है। हम भी कह रहे सरकार तुम यहां जीएसटी ले ही नहीं सकते थे, तुम तो इज्जत बचाने के लिए एग्जेम्प्ट कर रहे हो। पर हमने कहा एक बात और डाली कि चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात एग्जेम्प्ट कर दिया, पर एक बात बताओ, तुम यहां क्यों जोर लगा रहे थे कि पर्सनल पर्पस के लिए है, हम तो भी से सप्लाई बनाएंगे? ये ताकत क्यों लगा रहे थे भाई आप? आपने कहा था बिजनेस पर्पस के लिए है तो सप्लाई बनाएंगे और ये होगा। आपने यहां इसको बोला कि भाई साहब हम इसे पर्सनल पर्पस के लिए है तो भी हम इसे सप्लाई बनाएंगे, लेकिन जीएसटी एग्जेम्प्ट कर देंगे। और मेरे बच्चा, जब तुझे यही करना था तो फिर ये काय को बनाया? सप्लाई ही काय को बनाया तूने? सप्लाई ही मत बनाता। सप्लाई से बाहर निकालना और एग्जम्पशन से बाहर निकालने में फर्क है। सप्लाई से अगर कोई चीज बाहर निकली हुई है, सप्लाई है ही नहीं, तो सरकार का इंटेंट क्लियर है कि वो भविष्य में इस पर जीएसटी मांगने वाले नहीं है। ऐसा आज के डेट में कोई विजन उनका नहीं है कि भविष्य में जीएसटी चाहिए। लेकिन जो चीजें आज एग्जेम्प्ट हैं उन पर सरकार की सोच यह है कि माइट बी पॉसिबल कि भविष्य में इनको टैक्सेबल करना पड़ जाए। तो सप्लाई बनाने के पीछे कारण यह है कि ऐसा नहीं है कि भाई भविष्य में इस पर कोई दिक्कत आएगी। भविष्य में हो सकता है कि हम जीएसटी रिकवर करें, इसलिए इसकी रूट जमा रखी है। अभी एग्जेम्प्ट कर रखा है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि इसको टैक्सेबल करें। भविष्य क्यों? वर्तमान में ही, वर्तमान के अंदर ही एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी आपके सामने मेरे बच्चा, ओइडार का कॉन्सेप्ट आएगा। वहां देखेंगे कि सरकार ने इसे क्यों बनाया। एक एक्सेप्शन मिलता है कि पर्सनल पर्पस के लिए भले ही आपने सर्विस इंपोर्ट करी हो, लेकिन फिर भी आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है, वहां एग्जम्पशन नहीं है। उस पर्पस के लिए आज इसे हम सप्लाई बनाकर चल रहे हैं। अगर सप्लाई ही ना बनाते तो ओइडार वाली सर्विस में हम जीएसटी रिकवर नहीं कर पाएंगे। हमें, आई रिपीट, पर्सनल पर्पस की जो सर्विस ले रहे हैं उन पर जीएसटी नहीं चाहिए, लेकिन एक सर्विस ऐसी आएगी जिस पर हमें जीएसटी चाहिए। ज्यादा नहीं बोलूंगा उस सर्विस के बारे में, पूरा नाम भी नहीं बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक सर्विस आएगी, पर्सनल पर्पस को इस्तेमाल करोगे तब भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने ऐसा यहां पर कर रखा है। ठीक साहब, बिल्कुल ठीक साहब, कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो ऐसे करके हमारी बात यहां पर मालिक हो जाती है। अब एक और चीज निकल के आती है। अब मान के चलिए 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर अपना तैयार किया है। जॉइंट वेंचर तैयार किया मेरे बच्चा। जॉइंट वेंचर में चारों पांचों लोग ये आ जाते हैं और आने के बाद अब ये अपनी सप्लाईज देते हैं किन्हीं थर्ड पार्टी को, आउटसाइड वर्ल्ड में, आउटसाइड वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज देते हैं। हमें बताइए, और कि जो आउटसाइड वर्ल्ड में सर्विसेज दी जा रही हैं, क्या उनको सप्लाई माना जाएगा? हां सर, माना जाएगा, बिल्कुल बनेंगी सर सप्लाई। क्या उस पर जीएसटी आ जाएगा? पक्का पक्का आ जाएगा साहब, कौनो दिक्कत वाली बात नहीं है, उस पर पक्का पक्का जीएसटी अपना आ जाएगा। यस, ठीक।
मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये अपने ही मेंबर को, ओन मेंबर को ही सप्लाई अगर देते हैं तो जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? ज्वाइंट वेंचर अपने ही मेंबर को, मान लीजिए ये एक आर्किटेक्ट के लिए ज्वाइंट वेंचर था इनका, ये डिजाइन खुद का ही इनका घर बन रहा था, उसके लिए बनाकर दे रहे हैं, तो क्या इसे सप्लाई बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा? ये हमारा क्वेश्चन यहां पर आ गया है। कल मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, इसमें इस हाथ ने इस हाथ से कहा कि तू इसकी मसाज कर, ये तुझे यहां से पैसे मिलेंगे, मसाज कर दी, इसने इसको पैसे दिए, यहां से पैसे निकले, वहां पर पॉकेट में आ गए। क्या ये सप्लाई बनी? नहीं। जैसे शादी के लिए दो जन की आवश्यकता होती है, वैसे ही सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए दो जन की आवश्यकता होती है। एक बार राधा रानी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि हे भगवान, हे कृष्ण, तुमने प्यार किया मुझसे और शादी की रुक्मणी से, ऐसा क्यों प्रभु? तो भगवान कृष्ण ने वहां पर जवाब दिया कि हे राधे, शादी के लिए दो जन की आवश्यकता होती है। राधे, तुम ही बताओ हम में दूसरा कौन है? राधे ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधे है, जय जय श्री राधे। ऐसे ही सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए दो जन की आवश्यकता होती है। सवाल यह उठता है कि जॉइंट वेंचर और वो उसके मेंबर, एबीसीडी का ही ज्वाइंट वेंचर था और एबीसीडी में से अपने ही मेंबर मान लो ए को सप्लाई दी जा रही है, क्या ये सप्लाई कही जाएगी या नहीं कही जाएगी? प्रॉब्लम कहां है? म्यूचुअलिटी का, एक है या अलग अलग है, एक है या सेपरेट है? तो यहां पर लेटेस्ट अमेंडमेंट आई हुई है और लेटेस्ट अमेंडमेंट बोलती है कि ये जो दोनों है मेंबर और ये कहे जाएंगे डीम्ड सेपरेट। डीम्ड सेपरेट इनको बोला जाएगा, अलग अलग माना जाएगा, क्योंकि सरकार को अलग अलग करने में ज्यादा फायदा है। अंग्रेजों की भी यही नीति थी, फूट डालो और राज करो। फूट डालो राज करो, यही अंग्रेजों की नीति थी। वही नीति सरकार यहां पर अपना रही है कि फूट डालो और राज करो। तो यहां पर अलग अलग मान लेंगे तो यह घटना सप्लाई बन जाएगी। और इसमें हम कैसे बनेगी सप्लाई सब देखना पड़ेगा। हां, तो यहां पर आकर इसको बना देंगे सप्लाई मालिक, और सप्लाई बनने के बाद क्या इस पर जीएसटी लग जाएगा? ओ यस यस यस, जीएसटी इस पे लगा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक साहब एक बात और पूछना चाहते हैं। यहां से ये सारे के सारे लोग अपना कुछ एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो लेकर आए होंगे ना? कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो लेकर आए होंगे ना? हाँ तो बोलो हाँ। हाँ सर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेकर आए थे। तो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेकर आए थे, सपोज कीजिए 5 लाख ईच, सारे के सारे अपने अपने से का 5-5 लाख रुपए लेकर आए थे, तो क्या इस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? मेरे बच्चा, ये कंट्रीब्यूशन लेकर आए थे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये कोई कंसीडरेशन नहीं था। ये कंसीडरेशन नहीं था। एंड वी वांट जस्टिस, वी वांट कंसीडरेशन। ये कंसीडरेशन नहीं था, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन था। तो ये घटना यहां पर आकर मेरे कबूतर सप्लाई नहीं बन पाती है। सप्लाई नहीं बन पाती है मतलब कि जीएसटी इसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। तो जॉइंट वेंचर जब एक आउटसाइड वर्ल्ड में सप्लाई दे तो भी सप्लाई है, तब भी जीएसटी आएगा। अपने मेंबर को दे तब भी जीएसटी आएगा। लेकिन जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है तो वहां पर जीएसटी की बात नको नहीं करी जाएंगी। ठीक साहब? हां साहब, एकदम ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां तक की बातें देख ली हैं। हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात भी देख ली, और यहां पर एक नया पॉइंट इस बार ऐड हुआ है, और वो है जॉइंट वेंचर प्रोवाइड सप्लाई
ओन मेंबर, टू ओन मेंबर, वो अपने ही मेंबर को यहां पर सप्लाई देता है तो उसको भी यहां सप्लाई कंसीडर कर लिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हां सर जी एकदम ठीक है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। तो 3 पॉइंट्स देखे हमने विद कंसीडरेशन साइड में। अब आती है आपकी दूसरी साइड यहां पर आकर, वो है विदाउट कंसीडरेशन, कि कुछ ऐसे भी सरकमस्टांसेस हमारे सामने आते हैं जहां पर कि मेरे बच्चा मेरे भूरा, जहां पर कि कंसीडरेशन ना भी हो तब भी उसे सप्लाई कहा जाता है। आखिरकार वो क्या क्या सरकमस्टांसेस हैं उनको देखते हैं। आइए उससे पहले ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाकर चलेंगे। राधे राधे।